नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे रवि कुलरिया सर की बुक मध्यकालीन भारतीय इतिहास वस्तुनिष्ठ। इसमें हमारे 14 चैप्टर हो चुके हैं। पिछले चैप्टर में हमने शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ा था। उससे पहले हमने बाबर और हुमायूं के बारे में पढ़ा। आज की क्लास में हम 15वां चैप्टर शुरू करने वाले हैं और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अकबर का शासनकाल। अकबर के शासनकाल से संबंधित लगभग 150-60 क्वेश्चन है इस चैप्टर में, जिसको हम आज की क्लास में करने वाले हैं। तो आप अंत तक इस क्लास को देखना। अगर आप में से अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो करते हैं आज की क्लास को शुरू। पहला प्रश्न पहला प्रश्न है कि हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर कहाँ था? हुमायूं की जब मृत्यु हुई थी उस समय अकबर कहाँ पर था? तो अकबर था कलानौर में। हुमायूं 24 जनवरी 1556 को दिल्ली में शेर मंडल में स्थित अपने पुस्तकालय, जिसका निर्माण कार्य चल रहा था, कि लकड़ी की सीढ़ियों से अचानक नीचे गिर पड़ा। यद्यपि हुमायूं बुरी तरह घायल हो गया, फिर भी उसे इतना होश था कि उसने अगले ही दिन शहजादा अकबर को अपने पास बुलाने के लिए एक संदेशवाहक पंजाब भेज दिया। 2 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। हुमायूं की मृत्यु का समाचार 17 दिन तक गुप्त रखा गया। दिल्ली के सिंहासन पर अकबर के राजारोहण की औपचारिक घोषणा किए जाने तक मुल्ला बेकसी नामक एक व्यक्ति को, जिसकी आकृति हुमायूं से मिलती जुलती थी, शाही लिबास पहनाया गया और महल की छत से जनता को उसके दर्शन करा दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। अकबर का राज्याभिषेक कलानौर में हुआ। राज्याभिषेक के समय अकबर लगभग 13 वर्ष का था। लगभग 13 वर्ष का था। तो यह भी सत्य है। अतका खां को अकबर का संरक्षक नियुक्त किया गया था। तो अकबर का संरक्षक अतका खां को नियुक्त नहीं किया था। द नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को हुमायूं की फारसी सिया पत्नी हमीदा बानो बेगम ने अमरकोट सिंध में राणा वीरसाल नामक एक राजपूत सरदार के महल में 15 अक्टूबर 1542 को जन्म दिया। राणा वीरसाल ने हुमायूं के निर्वासन के दौरान उसे आश्रय प्रदान किया। तारदी बेग खान नामक हुमायूं के एक घुड़सवार ने उसे पुत्र जन्म का शुभ समाचार सुनाया। निर्वासित शहंशाह ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और इस मौके पर अपने साथियों के बीच कस्तूरी बांटकर तथा इस प्रार्थना के साथ उत्सव मनाया कि एक दिन इस बालक की ख्याति कस्तूरी की गंध की तरह सारे विश्व में फैलेगी। अकबर और बैरम खां को हुमायूं की मृत्यु का समाचार 14 फरवरी को उस समय मिला जब वे जिला गुरदासपुर के कलानौर में पड़ाव डाले हुए थे। शोक संबंधी अनुष्ठानों की विधिवत पूर्ति कर लेने के बाद बैरम खान ने मुगल अमीरों की सहमति से अकबर को हिंदुस्तान का शहंशाह घोषित कर दिया। बैरम खां को खान ए खाना के पदनाम सहित वकील ए सल्तनत अर्थात प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया। अकबर के आवश्यक रहने तक शासन की बागडोर बैरम खां के हाथों में रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमू के आक्रमण के समय दिल्ली का मुगल गवर्नर कौन था? हेमू के आक्रमण के समय दिल्ली का मुगल गवर्नर कौन था? तो दिल्ली का मुगल गवर्नर था तारदी बेग। बे नंबर ऑप्शन। अकबर के बादशाह बनने के बाद तारदी बेग को बैरम खान ने मरवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्दुल रहीम खान खाना किसका पुत्र था? अब्दुल रहीम खान खाना किसका पुत्र था? बैरम खान का। बैरम खान की मृत्यु के बाद अकबर ने उसकी विधवा से विवाह कर लिया और उसके पुत्र उसके बेटे का अपने बेटे के ही तरह पालन पोषण किया। वही आगे चलकर अब्दुल रहीम खान खाना के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसने मुगल साम्राज्य में कुछ महत्वपूर्ण पदों पर काम किया और सेना की कमान भी संभाली। अकबर ने बैरम खां के सामने 3 विकल्प रखे थे, कालपी और चंदेरी सरकार की विस्तृत जागीर, अब बादशाह का खानगी सलाहकार बनना या हज के लिए मक्का प्रस्थान करना। बैरम खान ने अंतिम तीसरे विकल्प को चुना, लेकिन एक अफगान मुवारिज खां ने व्यक्तिगत रंजिश के चलते रास्ते में पाटन गुजरात में उसकी हत्या कर दी। बैरम खां की पत्नी सलीमा अकबर के रिश्ते में चचेरी बहन थी, सो उसने उससे विवाह कर लिया।
उसने बैरम खां के छोटे अब्दुल रहीम को बहुत प्यार से पाला पोसा और आगे चलकर एक बड़ा अमीर बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर व अफगान सेनापति हेमू के मध्य पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? अकबर और हेमू के मध्य जो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, यह हुआ था 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सुलह ए कुल का विस्तृत विवरण दिया है? निम्नलिखित में से किसने सुलह ए कुल का विस्तृत वर्णन दिया है? बदायूनी ने। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने ईर्ष्यावश बैरम खां के पतन का मार्ग प्रशस्त किया? निम्नलिखित में से किसने ईर्ष्यावश बैरम खां के पतन का मार्ग प्रशस्त किया था? महामंगा ने, आदम खां ने और जीजी अनगा व पति शमसुद्दीन अतगा खान ने। इन चारों पांचों ने मिलकर जो बैरम खान से ईर्ष्या से उनका पतन का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। उपरोक्त सभी अध्याय नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अकबर के समकालीन थे किंतु आईन अकबरी में उनका उल्लेख नहीं है? कौन है इनमें से जो अकबर के समकालीन थे लेकिन आईन अकबरी में उल्लेख नहीं है? तो तुलसीदास। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे लेकिन आईन अकबरी में उनका उल्लेख नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? पहला है कि अकबर ने 1579 में महजर की घोषणा की थी। अकबर ने महजर की घोषणा 1579 में की थी, यह सही है। दूसरा है कि राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंधों ने अकबर के धार्मिक नजरिए को प्रभावित किया था, यह भी सत्य है। अकबर ने शराब पीने पर रोक लगाई थी, तो अकबर ने शराब पीने पर रोक नहीं लगाई थी। और चौथा कि अकबर ने सती प्रथा पर पूर्णतः रोक लगा दी। अकबर ने हालांकि सती प्रथा पर रोकने का प्रयास भी किया था। अ, मारवाड़ के मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री को सती होने से बचाया भी था, लेकिन पूर्णतः रोक नहीं लगा पाया था। 4 नंबर ऑप्शन भी इसका गलत है। तो सही कथन पूछा 1 और 2, ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर के काल की निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या होगा? अकबर के काल की निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम। सबसे पहला, इलाही संवत की शुरुआत। इलाही संवत की शुरुआत अकबर के द्वारा की गई थी 1583 ईस्वी में। दूसरे नंबर पर है घोड़े दागने की प्रथा का शुरुआत। घोड़े दागने की प्रथा का शुरुआत किया था 1573 के अंदर। तीसरे नंबर पर सिजदा व जमीबोस की शुरुआत। सिजदा व जमीबोस प्रथा की जो शुरुआत की गई थी, यह की गई थी 1577 में। और चौथे नंबर पर है महजर की घोषणा। तो महजर की घोषणा हमने अभी दे पढ़ा था, महजर की घोषणा 1579 के अंदर। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर जो आएगा यह आएगा घोड़े दागने की प्रथा 1573 की। दूसरे नंबर पर सिजदा व जमीन अम्बोस की शुरुआत 1577 में। तीसरे नंबर पर इसमें महजर की घोषणा 1579 में। और चौथे नंबर पर इलाही संवत की शुरुआत 1583 में। 2, 3, 4 और 1, 6 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। 1562 में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की प्रथम यात्रा की। 1962 में ही दास प्रथा को समाप्त किया। 1963 में तीर्थ यात्रा कर हटाया। 1564 में मालवा के सूबेदार अब्दुल्ला खां उज्बेक का विद्रोह हुआ। 1564 में जजिया कर की समाप्ति हुई। 1568 में चित्तौड़ विजय उपरांत फतेहनामा जारी किया था, जिसमें चित्तौड़ के निर्दोष 30,000 लोगों को मौत के घाट उतारा था। 1570 में अजमेर के मैगजीन दुर्ग बनवाया। 1571 में फतेहपुर सीकरी की नींव डाली। 1572 में गुजरात विजय के बाद फतेहपुर सीकरी नाम रखा। 1573-74 में घोड़े दागने की प्रथा का शुरुआत किया शासन के 18वें वर्ष में। 1573-74 में मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत की। 1574 में फतेहपुर सीकरी में अनुवाद विभाग की स्थापना की गई। 1575 में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की स्थापना की। 1575 में जजिया कर पुनः शुरू किया। 1577-78 में सिजदा जमीबोस की शुरुआत की। 1578 में इबादत खाना सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया। 1579 में जजिया कर पुनः समाप्त किया। 1579 में ही 22 जून को फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद में स्वयं खुतबा पढ़ा। 1579 में अगस्त सितंबर में महजर दस्तावेज तैयार करवाया। 1580 में आईने दहसाला लागू की। 1580 में साम्राज्य का 12 प्रांतों में विभाजन किया। 1580 में पहले ईसाई मिशन का आगमन हुआ।
1580 में ही जौनपुर के काजी मुल्ला मोहम्मद यजदी ने अकबर के खिलाफ फतवा जारी किया था और 1581 में काबुल में मिर्जा हाकिम का विद्रोह हुआ था। 1582 के अंदर तौहीद इलाही दीन ए इलाही की शुरुआत की गई। 1583 में मारवाड़ के मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री दमयंती को सती होने से बचाया था। 1583 में ही इलाही संवत की शुरुआत की। 1583 से चौरासी में महाभारत का अनुवाद रज्मनामा नाम से करवाया। 1586 में यूसुफ जयो के विद्रोह को दबाने गए बीरबल की मृत्यु हो गई। 1589 में अकबर की प्रथम कश्मीर यात्रा होती है और 1601 में असीरगढ़ का आक्रमण होता है जो अकबर के काल का अंतिम सफल आक्रमण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि पति धृष्टापूर्वक व्यवहार करते हैं यदि पति धृष्टतापूर्वक व्यवहार करते हैं तो इसमें पत्नियों का क्या दोष। इसी प्रकार यदि पिता विरोध का मार्ग अपनाते हैं तो इसमें बच्चों का क्या दोष। यह किसका कथन है। यह कथन है अबुल फजल का। ए नंबर ऑप्शन। अकबर की धार्मिक विचारधारा का प्रथम चरण 1562 से 1574। अपने शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों में अकबर ने ऐसी कई उदारवादी नीतियां अपनाई जिन्हें मुगल साम्राज्य को एक नवीन सैद्धांतिक आधार प्रदान करने की दिशा में प्रथम आयाम माना जा सकता है। उसने युद्ध में मारे गए या बंदी बनाए गए व्यक्तियों के परिवारों को दास बनाने की प्रथा समाप्त की थी 1562 ईस्वी में। इस संदर्भ में अबुल फजल का कथन है कि यदि पति धृष्टतापूर्वक व्यवहार करते हैं तो इसमें पत्नियों का क्या दोष। यदि इसी प्रकार यदि पिता विरोध का मार्ग अपनाते हैं तो इसमें बच्चों का क्या दोष। यह नहीं, ऐसे लोगों की पत्नियां या भोले भाले बच्चे युद्ध की सामग्री का हिस्सा नहीं है। अगस्त 1563 में अकबर ने साम्राज्य के विभिन्न तीर्थ स्थानों में तीर्थयात्रियों के लिए जाने वाले कर की वसूली बंद कर दी। अबुल फजल का कहना है कि इस कर से साम्राज्य को प्रतिवर्ष लगभग 1 करोड़ की आय होती थी। उसके विवरण के अनुसार अकबर ने अपने कार्य को इस प्रकार उचित ठहराया। यद्यपि किसी संप्रदाय विशेष में ज्ञानाभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है किंतु उस संप्रदाय विशेष के अनुयायियों से जिन्हें यह एहसास ही नहीं कि वे गलत राह पर जा रहे हैं पैसा वसूल करना था। इस प्रकार अद्वैत के अलौकिक प्रवेश द्वार के मार्ग में जो उन्होंने अपनी सूझबूझ के अनुसार अपनाया था तथा जिसे वे कर्ता की उपासना का माध्यम समझते थे रोड़ा अटकाने के कार्य को विवेक सम्मत बुद्धिजीवियों ने नापसंद किया तथा इसको ईश्वर की इच्छा का पालन न करने का चिन्ह समझा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अबुल फजल के अनुसार अकबर द्वारा जजिया कर किस वर्ष समाप्त किया गया। अबुल फजल के अनुसार अकबर द्वारा जजिया कर किस वर्ष समाप्त किया गया था। 1564 ईस्वी में। अकबर द्वारा जजिया कर समाप्त करने की तिथि के विषय में कुछ संशय है। जजिया मुस्लिम राज्य में रहने वाली गैर मुस्लिम प्रजा से लिया जाने वाला एक व्यक्ति कर है। अबुल फजल ने इसकी समाप्ति की तिथि मार्च 1564 बताई है। बदायूनी ने जज्जा की समाप्ति का साल 1579 बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर के निम्नलिखित विजय अभियानों का कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अकबर के निम्नलिखित विजय अभियान। सबसे पहला सिंध का जो विजय अभियान किया था यह किया था 1591 ईस्वी में। दूसरे नंबर पर है बंगाल। बंगाल का विजय अभियान किया था 1576 जिस समय हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। तीसरे नंबर पर है काबुल। काबुल 1581 में। और चौथे नंबर पर है खानदेश 1596 में। तो इन्हें चारों में सबसे अंत में जो काबुल आएगा अरे खानदेश आएगा और सबसे पहले बंगाल आएगा। तो इसमें बंगाल के पश्चात काबुल 1581, फिर सिंध 1591 और खानदेश 1596। 2, 3, 1 और 4 द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर ने अपने किस चिकित्सक को जालिनूस अल जमान का खिताब दिया था। हकीम अली गिलानी को। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक के काल के शुरुआती वर्षों को पेटिकोट या पर्दा शासन कहा जाता है। तो यह कहा जाता है अकबर के शुरुआती काल को 1562 से 64 के मध्य।
इतिहासकार स्मिथ ने अकबर के शासनकाल के 1560 से 64 के काल को पर्दा शासन कहा है। आधुनिक इतिहासकार इस अवधि को 1560 से 62 मानते हैं। यह वह काल था जब अकबर के शासन पर हरम की स्त्रियों का प्रभाव था। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका महामंगा की थी। बैरम खां अकबर का वकील उस सल्तनत प्रधानमंत्री था। फिर शिहाबुद्दीन व महामंगा दोनों को इस पद पर नियुक्त किया गया। कुछ समय पश्चात शिहाबुद्दीन को की जगह बहादुर खां उजबेक को व तत्पश्चात महामंगा के स्थान पर मुनीम खां को वकील नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक के काल में इस्फहान के मिर्जा मुकीम और कश्मीर के मीर याकूब को सिया सुन्नी आधार पर मौत की सजा सुनाई। कौन से शासक के काल में इस्फहान के मिर्जा मुकीम और कश्मीर के मियाँ याकूब को सिया सुन्नी आधार पर मौत की सजा सुनाई थी? अकबर के काल में। 1568 में चित्तौड़ विजय के बाद जारी किए जाने वाले फतेहनामा में चित्तौड़ की विजय को काफिरों के प्रति जिहाद कहा गया। फारसी ग्रंथ मुसात ए नमकीन में फतेहनामा की पूरी जानकारी है। विजय का उद्देश्य बहुदेववाद की समाप्ति था। 1569 में इस्फहान के मिर्जा मुकीम तथा कश्मीर के मीर याकूब को उलमा की सम्मति से सिया सुन्नी आधार पर मौत की सजा दी गई। अकबर ने बाद में स्वयं इस तथ्य को स्वीकार किया कि पहले मैं अपने धर्म को न मानने वाले का धार्मिक उत्पीड़न करता था तथा इसी को इस्लाम समझता था। जैसे जैसे मेरा ज्ञान बढ़ा, मैं यह सोच सोचकर शर्मिंदा हुआ हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। यह बात किसने कही? अकबर को मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसने माना है? तो यह माना है स्टेनली लैनपुल ने। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृत ग्रंथ सरोदेश वृत्तांत संग्रह में किस मूल सम्राट का वर्णन किया गया है? अकबर का। महेशदास ठाकुर जो गढ़कंटका गोंडवाना की रानी दुर्गावती के दरबार में थे ने सरोदेश वृत्तांत संग्रह नामक ग्रंथ लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर ने निम्नलिखित में से किसे मलिक उस सोहरा की उपाधि दी? अकबर ने निम्नलिखित में से किसे मलिक उस सोहरा की उपाधि दी थी? फैजी को। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मुगल इतिहासकार के अनुसार 1592 ईस्वी में अकबर के साम्राज्य में लगभग 120 नगर और 3200 कस्बे थे? निम्नलिखित में से किस मुगल इतिहासकार के अनुसार 1592 ईस्वी में अकबर के साम्राज्य में लगभग 120 नगर और 3200 कस्बे थे? निजामुद्दीन अहमद के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल सेनापति के विरुद्ध रानी दुर्गावती ने अपना अंतिम युद्ध लड़ा था? कौन से मुगल सेनापति के विरुद्ध रानी दुर्गावती ने अपना अंतिम युद्ध लड़ा था? आसफ खां के विरुद्ध। गढ़कंटका के गौड़ साम्राज्य पर कब्जा करने के लिए 1564 में अकबर द्वारा भेजे गए सेनापति के खिलाफ रानी दुर्गावती ने वीरतापूर्वक मुकाबला किया और पराजय को निश्चित जानकर स्वयं को छुरा घोंपकर आत्महत्या कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर ने किसे कवि प्रिय की उपाधि दी? अकबर ने किसे कवि प्रिय की उपाधि दी थी? बिरबल को। बिरबल को कवि प्रिय की उपाधि दी। फैजी को राजकवि का पद दिया व मलिक उस सोहरा कविराज की उपाधि दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यकालीन भारत में विभिन्न मतों के लोगों के बीच पारस्परिक सांस्कृतिक आदान प्रदान होता था। मुगल शासक और अमीर एक ब्राह्मण तपस्वी और वैदिक विचारों के प्रतिपादक जदरूप गोसाई के साथ चर्चा किया करते थे। वे उनके वेदांत दर्शन के ज्ञान से प्रभावित थे, जिसे सूफीवाद के समान माना गया। निम्नलिखित में से कौन जदरूप गोसाई से मिले थे? जदरूप गोसाई से कौन मिले थे? तो जदरूप गोसाई से अकबर मिला था, जहांगीर मिला था और मिर्जा अजीज कोका मिला था। बे नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर ने अपने बेटे दानियाल के नाम पर खानदेश का नाम बदल कर रखा था। अकबर ने अपने बेटे दानियाल के नाम पर खानदेश का नाम बदलकर क्या रखा था? दानदेश। 6 नंबर ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस रियासत के शासक ने कांगड़ा के राजा जयचंद को बंदी बनाने में अकबर की मदद की? कौन सी रियासत के शासक ने कांगड़ा के राजा जयचंद को बंदी बनाने में अकबर की मदद की थी? नूरपुर के शासक। नूरपुर के शासक ने मदद की। नूरपुर का पुराना नाम धमेरी था। बाद में नूरजहां ने इसका नाम बदलकर नूरपुर रखा। 1620 में जहांगीर ने राजा विक्रमजीत के नेतृत्व में कांगड़ा के विरुद्ध अभियान भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर के बेटे मुराद की मृत्यु का कारण क्या था? अकबर के बेटे मुराद की मृत्यु का कारण क्या था? अधिक मद्यपान। पश्चिमी भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिशर कौन था? पश्चिमी भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिशर कौन था? थॉमस स्टीफेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीकानेर के राय सिंह राठौर ने काठोली के युद्ध में किसे पराजित किया? बीकानेर के राय सिंह राठौर ने काठोली के युद्ध में किसे पराजित किया था? इब्राहिम मिर्जा को। गुजरात के शासक इब्राहिम मिर्जा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उस ब्रिटिश यात्री को पहचानिए। निम्नलिखित में से उस ब्रिटिश यात्री को पहचानिए जो अकबर के दरबार में आया और 1614 में अजमेर में उसकी मृत्यु हो गई। तो वह था जॉन मिल्डन हॉल। बे नंबर ऑप्शन। मिल्डन हॉल की मृत्यु अजमेर में हुई। उसका मकबरा आगरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग्रेज यात्री अकबर द्वारा हीरा विशेषज्ञ नियुक्त किया गया? निम्नलिखित में से कौन सा अंग्रेज यात्री है जो अकबर के द्वारा हीरा विशेषज्ञ नियुक्त किया गया था? विलियम लीड्स। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर ने किस सिख गुरु को 500 बीघा जमीन दान दी? अकबर ने कौन से सिख गुरु को 500 बीघा जमीन दान दी थी? गुरु रामदास को। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में मुगल घराने की कौन सी महिला ने गोचारण हेतु अपनी जागीर से जमीन ली? निम्नलिखित में मुगल घराने की कौन सी महिला ने गोचारण हेतु अपनी जागीर से जमीन ली थी? हमीदा बानो बेगम। अकबर की माता हमीदा बानो बेगम ने गोचारण हेतु जमीन दी। हमीदा बानो को पुस्तकों के संग्रह का भी बहुत शौक था। उनके संग्रह में एक चित्रांकित रामायण भी थी। एक पेंटिंग में हमीदा बानो को एक स्टैंप लिए हुए दर्शाया गया है, जिसका प्रयोग उनके संग्रह में शामिल पांडुलिपियों को चिन्हित करने में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने इस बात की जानकारी दी है? निम्नलिखित में से किसने इस बात की जानकारी दी है कि जब अकबर मिर्जा हकीम के विद्रोह का दमन करने काबुल की तरफ गया काबुल की तरफ गया तो उसने अपनी मां हमीदा बानो बेगम को दिल्ली सूबे का प्रभारी नियुक्त किया था। निम्नलिखित में से किसने यह बात की जानकारी दी कि जब अकबर मिर्जा हकीम के विद्रोह का दमन करने काबुल की तरफ गया तो उसने अपनी मां हमीदा बानो बेगम को दिल्ली सूबे का प्रभारी नियुक्त किया था? तो यह जानकारी दी है एंथोनी मॉन्सरेट ने। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1574 में अकबर के दरबार में आने वाला एक महदवी संत था। 1574 में अकबर के दरबार में आने वाला एक महदवी संत कौन था? शेख मुस्तफा गुजराती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1573 में सूरत में अकबर से मुलाकात करने वाला पुर्तगाली पादरी कौन था? 1573 में सूरत में अकबर से मुलाकात करने वाला पुर्तगाली पादरी कौन था? एंटोनियो कैब्राल। ए नंबर ऑप्शन। 1573 में सूरत में अकबर से मुलाकात करने वाला पादरी एंटोनियो कैब्राल को 1576 में पुर्तगाली गवर्नर ने फतेहपुर सीकरी स्थित अकबर के दरबार में भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन 1595 में अकबर के दरबार में आने वाले तृतीय जेसुइट मिशन का सदस्य नहीं था? 1595 में अकबर के दरबार में तीसरा जेसुइट मिशन आया था। इसका सदस्य कौन नहीं था? तो इसके अंदर जेरोम जेवियर था, बेनेडिक्ट गोयस था और इमेनुअल पिनहेरो था। फ्रांसीसी एनरिक क्विज जो है यह प्रथम जेसुइट मिशन का सदस्य था। प्रथम जेसुइट मिशन जो 1580-82 के मध्य आया था, रूडोल्फ एक्वाविवा, एंटोनी मॉन्सरेट और फ्रांसिस एनक्रेज जो इसके सदस्य थे, यह फतेहपुर सीकरी आए थे। दूसरा जेसुइट मिशन 1591 में एडवर्ड लोटन, क्रिस्टोफर डी वागा लाहौर आए।
तीसरा जेसुइट मिशन 1595 में, जिसमें जेरोम जेवियर, इमैनुअल पिनहेरी और बेनेडिक्ट गोइज लाहौर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1570 में चंद्रसेन के खिलाफ किसके नेतृत्व में अकबर ने मुगल सेना जोधपुर भेजी थी? 1570 में चंद्रसेन के खिलाफ किसके नेतृत्व में अकबर ने मुगल सेना जोधपुर भेजी थी? हुसैन कुली खां के नेतृत्व में। 1570 में हुसैन कुली खां के नेतृत्व में सेना जोधपुर भेजी। 1570 में ही अकबर ने नागौर दरबार लगाया। बीकानेर का राय कल्याणमल अपने पुत्र राय सिंह के साथ वहां उपस्थित हुआ। जैसलमेर के रावल हरराय ने भी इस समय मुगल अधीनता स्वीकार कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कौन से कथन है जो सत्य है? पहला कि धार्मिक ज्ञान के लिए अकबर की पिपासा का परिणाम इबादत खाना में अंतर आस्था का स्वाद व परिस्वाद हो गया था। दूसरा, अकबर के धार्मिक विचार परिपक्व हो गए क्योंकि उसे विभिन्न संप्रदायों मतों के विद्वानों से प्रश्न करने तथा उन्हें सुनने, उनके सिद्धांतों के विषय में जानने का अवसर मिला। तीसरा, वह रूढ़िवादी धार्मिक विचारों से तेजी से दूर होता चला गया और सूरज और प्रकाश पर केंद्रित दिव्य शक्तियों की पूजा के लिए स्वयं कायल हो गया। तो तीनों ही ऑप्शन इसके राइट हैं। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस जैन संत के प्रभाव से अकबर ने आदेश जारी किया कि जिन 6 सूबों में जैनियों की संख्या है वहां जैन पर्युषण पर्व के दौरान 12 दिन जीव हत्या पर प्रतिबंध रखा जाए? तो कौन से जैन संत के प्रभाव में आकर अकबर ने यह आदेश दिया था? हरिविजय सूरी के प्रभाव में आकर। गुजरात के जैन संत हरिविजय सूरी, जो अकबर के आमंत्रण पर 1583 में पैदल यात्रा पर आगरा पहुंचे, अबुल फजल हरिविजय सूरी को मुगल दरबार में तमाम विद्वानों में श्रेष्ठ कहता है। अकबर ने आचार्य को बड़ी तादाद में मजहबी पुस्तकें भेंट की, जिन्हें लेकर आगरा में जैन थान सिंह की निगरानी में एक पुस्तकालय स्थापित किया। अकबर ने हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की प्रथम यात्रा कब की? अकबर ने मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की प्रथम यात्रा कब की थी? 1562 ईस्वी में। 1562 में पहली बार और 1569 में अंतिम बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब राजस्थान की एक रियासत के चारण अपने राजा के द्वारा स्वयं पर अत्याचार के बारे में मुगल बादशाह से शिकायत करने गए तो बादशाह ने यह कहकर कि वह मोटा राजा है, उनकी शिकायत की अनदेखी कर दी। राजा, उसकी रियासत और मुगल बादशाह जिसने उसे मोटा राजा का पहचान कीजिए तो वह जोधपुर का राजा उदय सिंह था और यह कहने वाला बादशाह अकबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष अकबर ने बड़ी संख्या में काजियों को अशांति फैलाने व विद्रोह भड़काने के आरोप में मारने या देश निकालने का आदेश दिया था? कौन से वर्ष अकबर ने बड़ी संख्या में काजियों को अशांति फैलाने व विद्रोह भड़काने के आरोप में मारने या देश से निकालने का आदेश दिया था? 1580 के अंदर। 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी युद्ध के बाद निम्नलिखित में से किन सेनानायकों के नेतृत्व में अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध सैन्य अभियान भेजे थे? हल्दी घाटी के युद्ध के बाद निम्नलिखित में से किन सेनानायकों के नेतृत्व में अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध सैन्य अभियान भेजे थे? तो यह अभियान भेजे थे शाहबाज खान के नेतृत्व में, जगन्नाथ कछावा के नेतृत्व में और अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में। 1, 3 और 4। 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है? महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला कि अकबर ने महाराणा प्रताप के सौतेले भाई जगमाल को प्रलोभित करके जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी। अकबर ने महाराणा प्रताप के सौतेले भाई जगमाल को प्रलोभित करके जहाजपुर की जागीर प्रदान की। मानसिंह के चले जाने के पश्चात महाराणा प्रताप ने गोगुंदा को पुनः हस्तगत कर लिया था।
महाराणा प्रताप ने इडर के नारायण दास को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने हेतु उकसाया था और महाराणा प्रताप को पकड़ने का अंतिम असफल प्रयास 1584-85 में छिड़ा गया, जब जगन्नाथ कछवाहा को एक बड़ी सैन्य टुकड़ी के साथ भेजा गया था। तो इसमें चारों ही ऑप्शन सही है। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे और अजीज कोका के बीच दूध की नदी है जिसे मैं पार नहीं कर सकता। किसका कथन है? अकबर का। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आमेर के कौन से शासक ने तीन मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा की थी? आमेर के वह कौन शासक थे जिन्होंने तीन मुगल बादशाह जिसमें जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा की थी? तो वह थे मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह। द नंबर ऑप्शन। मिर्जा राजा जयसिंह जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा में रहे। मानसिंह व भगवत दास अकबर की सेवा में रहे, जबकि स्वाई जयसिंह ने औरंगजेब बहादुर शाह, जहांगीर शाह, फरूख शेख, रफील रफी उर अंदरजात, रफी उद दौला और मोहम्मद शाह रंगीला सात बादशाहों का कार्यकाल देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर द्वारा मानसिंह को किन मुगल प्रांतों का सूबेदार नियुक्त किया गया? अकबर के द्वारा मानसिंह को कौन से मुगल प्रांतों का सूबेदार नियुक्त किया गया था? तो यह किया गया था काबुल, बंगाल और बिहार का। गुजरात का सूबेदार नियुक्त नहीं किया था। बे नंबर ऑप्शन है 1, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार का कहना है कि उलेमा से बलपूर्वक महजर पर हस्ताक्षर करवाए गए? कौन से इतिहासकार ने कहा कि उलेमा से बलपूर्वक महजर पर हस्ताक्षर करवाए? यह बात कही थी बदायूनी ने। अकबर द्वारा धार्मिक व भौतिक सत्ता को अपने हाथों में केंद्रित करने का विधिवत कार्य अगस्त सितंबर 1579 में महजर नामक दस्तावेज द्वारा हुआ। महजर जारी करने की प्रेरणा शेख मुबारक व उसके पुत्र फैजी व अबुल फजल के द्वारा दी गई। उलेमा ने इन पर महदवी व शिया होने का आरोप लगाकर उनका उत्पीड़न किया। वे उलेमा की शक्ति में कटौती करने का मौका पाकर खुश थे। शेख मुबारक ने अकबर से कहा कि बादशाह सलामत इस दौर के इमाम तथा मुजतहिद जो सराय या सरय की व्याख्या करने में सक्षम हो है, आपको धार्मिक तथा धर्मेतर विषयों में इन उलेमा की सहायता की क्या आवश्यकता है? महजर ने अकबर को यह अधिकार दिया कि उलमा में किसी विषय पर मतभेद होने की दशा में वह साम्राज्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किसी एक विचार को जिसे वह सर्वोत्तम समझे मान्यता दे सकता है। अकबर को रियाया प्रजा की भलाई के लिए कोई भी फरमान जारी करने का अधिकार दिया गया, बशर्ते उसमें कुरान के कानूनों का उल्लंघन न हो। बादशाह को सुल्तान आदिल न्यायप्रिय शासक की उपाधि देकर इन सभी कार्रवाई को वैधता प्रदान की गई। बदायूनी के अनुसार प्रमुख उलमा को महजर पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया गया। इसमें केवल शेख मुबारक ही अपवाद था जिसने सहर्ष इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस इतिहासकार के अनुसार अकबर ने पश्चिमी यूरोप में पोप की स्थिति से प्रेरित होकर महजर जारी किया? अकबर ने कौन से इतिहासकार के अनुसार अ, इस इतिहासकार के अनुसार अकबर ने पश्चिमी यूरोप में पोप की स्थिति से प्रेरित होकर महजर जारी किया था? विंसेंट स्मिथ। विंसेंट स्मिथ के अनुसार अकबर ने पश्चिमी यूरोप में पोप की स्थिति से प्रेरित होकर महजर जारी किया था। एफ.डब्ल्यू. बकलर के अनुसार महजर जारी करने का उद्देश्य था कि अकबर ईरान के राजनीतिक व धार्मिक प्रभाव तथा उस्मानी खलीफाओं के प्रति निष्ठा प्रदर्शित करने से मुक्ति चाहता था ताकि इस्लाम प्रधान देशों में उसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हो। आई.एच. कुरैशी महजर के संबंध में अकबर की आलोचना करते हैं। उनके अनुसार यह सुस्पष्ट अधिकार पत्र व कुटिल दस्तावेज था जिसने अकबर को परंपरागत इस्लाम के विरोध करने तथा धर्मद्रोहियों के पक्ष में मध्यस्थता करने का अवसर प्रदान किया था। एस.एम. इकराम के अनुसार महजर भारतीय मुस्लिम कानूनों के विकास के संबंध में एक महत्वपूर्ण आयाम था। ए.एल. श्रीवास्तव के शब्दों में इसने मुस्लिम कानून को स्थापन करने का मार्ग प्रशस्त किया था। सैयद ए रिजवी के मत में महजर का उद्देश्य उन सभी विषयों को
जो अकबर की हिंदू मुस्लिम प्रजा से संबंधित थे, बादशाह के प्रत्यक्ष नियंत्रण में लाना था। महजर में अकबर को अमीर उल मोमिनीन मोमिन अर्थात इस्लाम में विश्वास रखने वाला नायक कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल सम्राट ने कश्मीर के श्रीनगर में दिवाली मनाई? कौन से मुगल सम्राट ने कश्मीर के श्रीनगर में दिवाली मनाई थी? अकबर ने। बे नंबर ऑप्शन। किस मुगल शासक की एक संतान का जन्म सूफी खानका में हुआ था? कौन से मुगल शासक की एक संतान का जन्म सूफी खानका में हुआ था? तो यह अकबर। अकबर के बेटा जो जहांगीर से जिसका बचपन में नाम सलीम था, अकबर के बेटे सलीम का जन्म सलीम चिश्ती की खानका में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर के शासनकाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? अकबर के शासनकाल से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? पहला कि अकबर के शासन के प्रारंभिक वर्षों में उसके अमीरों में मुख्यतः तुरानी और खुरासानी अमीर थे। अकबर के शासन के प्रारंभिक वर्षों में उसके अमीरों में तुरानी और खुरासानी अमीर थे। 1561 में उसने राजपूत राजकुमारों की भर्ती शुरू की, जिन्हें मनसब के एवज में अपने पैतृक स्थानों को रखने का अधिकार था। दूसरा ऑप्शन भी सही है। तीसरा कि अमीरों पर पूर्ण नियंत्रण के लिए उसने उनकी जागीरें वापस ली और उन्हें नकदी भुगतान किया। साथ ही घुड़सवार सेना के नियमित रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए उसने दाग और उपस्थिति संबंधित नियम सख्ती से लागू किए थे। यह भी सत्य है। चौथा के साथ ही वह शेखजादा भारतीय मुसलमान अमीरों के साथ भेदभाव कर रहा था। तो वह भारतीय मुसलमानों के साथ या भारतीय राजपूत जो शासक थे जिन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली थी, उन किसी के साथ भी भेदभाव नहीं कर रहा था। द नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। ए, ब और से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर के बारे में किसने लिखा है? अकबर के बारे में किसने लिखा है कि यद्यपि पातशाह भूमि पर ईश्वर की प्रतिछाया जिले इलाही होते हैं, उनमें ईश्वरीय प्रकाश का उद्भव हुआ है। ऐसी दशा में उसने ईश्वर की प्रतिछाया कैसे माना जा सकता है? अकबर के बारे में किसने लिखा कि यद्यपि पातशाह भूमि पर ईश्वर की प्रतिछाया जिले इलाही होते हैं, उसमें ईश्वरीय प्रकाश का उद्भव हुआ। ऐसी दशा में उसे ईश्वर की प्रतिछाया कैसे माना जा सकता है? तो यह लिखा था फैजी ने। ए नंबर ऑप्शन। फैजी। अबुल फजल ने अबुल फजल ने अन्य सूफी सिद्धांत अल इस्नान अल कामिल पूर्ण पुरुष का सहारा लिया, जिसका प्रणेता इब्न अल अरबी, जिनकी मृत्यु 1240 में हुई थी, था। इस प्रकार के व्यक्तित्व को ब्रह्मांड का सूक्ष्म रूप माना गया। अबुल फजल का विचार था कि अकबर के व्यक्तित्व में पूर्ण पुरुष व प्रशासक के सभी गुण सन्निहित है, जिसके कारण वह सामान्य मुस्लिम शासकों की अपेक्षा एक विशिष्ट व्यक्तित्व का धनी था। अबुल फजल के भाई ने अकबर के बारे में लिखा, यद्यपि पातशाह भूमि पर ईश्वर की प्रतिछाया जिले इलाही होते हैं, उसमें यानी अकबर में ईश्वरीय प्रकाश का उद्भव हुआ है। ऐसी दशा में उसे ईश्वर की प्रतिछाया कैसे माना जा सकता है? अबुल फजल के अनुसार अकबर में संप्रभुता के प्रकाश की परिपक्वता के कारण विश्व के इतिहास में एक नए अध्याय का सूत्रपात हुआ। इस प्रकार अकबर युग पुरुष साहिब ए जमाना है, जो सभी प्रकार के वैमनस्यों की समाप्ति करने में समर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने अकबर के काल में मुगल शहजादों और शहजादियों की शिक्षा की स्थिति के बारे में लिखा? निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने अकबर के काल में मुगल शहजादों और शहजादियों की शिक्षा की स्थिति के बारे में लिखा था? फादर मॉन्सरेट। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर ने राजपूतों को अपने पक्ष में करने के लिए कौन सी नीति नहीं अपनाई थी? अकबर ने राजपूतों को अपने पक्ष में करने के लिए कौन सी नीति नहीं अपनाई थी? विवाह संबंध के अपनाए थे, धार्मिक सहिष्णुता को अपनाया था, प्रशासन में उन्हें उच्च पद प्रदान किए गए थे। तो ये तीनों ऑप्शन सही है। जीते हुए सभी प्रदेश वापस करना, तो जीते हुए सभी प्रदेश वापस नहीं किए थे। द नंबर ऑप्शन इसका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही नहीं है? पहला कि इबादत खाना की स्थापना 1575 में की गई। इबादत खाना की स्थापना 1575 में की गई। इबादत खाना की धार्मिक चर्चाओं ने अकबर के धार्मिक विचारों के विकास में कोई भूमिका नहीं निभाई।
इबादत खाना की धार्मिक चर्चाओं ने अकबर के धार्मिक विचारों में कोई भूमिका नहीं निभाई। तो ये बात गलत है, क्योंकि इबादत खाना में जो धार्मिक चर्चाएं होती थी, वहाँ अकबर स्वयं उपस्थित होता था उन धार्मिक चर्चाओं में, तो इसमें अकबर की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती थी। बे नंबर ऑप्शन गलत है। परवर्ती काल में इबादत खाना सभी धार्मिक नेताओं के लिए खोल दिया गया। इबादत खाना की चर्चाओं में अबुल फजल की भूमिका महत्वपूर्ण थी। ए, से और दे सही है, बे नंबर इसका गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने बड़े सामंतों के बीच वह इतना प्रभावशाली था। अपने बड़े सामंतों के बीच वह इतना प्रभावशाली था कि कोई अपना सिर बहुत ऊंचा उठाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन साधारण वर्ग के लोग के साथ वह उदार और मिलनसार था। स्वेच्छा से उन्हें अपने पास आने देता था, उनकी अर्जियां सुनता था। वह उनके उपहार खुशी से कबूल करता था, उन्हें अपने हाथों में लेकर अपनी छाती से लगाता था। अकबर के संबंध में उपयुक्त उद्धरण किसने दिया था? मॉन्सरेट ने। से नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुगल बादशाह अनपढ़ था? निम्नलिखित में से कौन सा मुगल बादशाह अनपढ़ था, किंतु उसने अपने पुस्तकालय का एक भाग हरम में रखवा रखा था, जहां हरम की महिलाएं उसे सोने से पहले पुस्तकें पढ़कर सुनाती थी? अकबर। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईश्वर की उपासना सबसे सच्चा मार्ग एक ऐसे जागरूक हृदय का अधिकारी होना है जो प्रकाश से प्रेम करता है। ईश्वर की उपासना का सबसे सच्चा मार्ग एक ऐसे जागरूक हृदय का अधिकारी होना है जो प्रकाश से प्रेम करता है। किसका कथन है? अकबर का। से नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्नल टोड ने राजपूतों की स्वतंत्रता का प्रथम विजेता किसे कहा? कर्नल टोड ने राजपूतों की स्वतंत्रता का प्रथम विजेता किसे कहा था? अकबर को। से नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और उज्बेकिस्तान के कौन से दो शासक मक्का और मदीना के पवित्र क्षेत्रों की ओर जानने वाले राष्ट्रों को विजित करने हेतु सहमत हुए? भारत और उज्बेकिस्तान के कौन से दो शासक मक्का और मदीना के पवित्र क्षेत्रों की ओर जानने वाले राष्ट्रों को विजित करने के लिए सहमत हुए थे? अकबर और अब्दुल्ला खां उज्बेक। बे नंबर ऑप्शन। मक्का और मदीना की ओर जाने वाले क्षेत्रों को जीतने के संयुक्त प्रयास के अलावा अकबर और अब्दुल्ला खां हिंदुकुश को दोनों साम्राज्यों की सीमा तय करने पर भी सहमत हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल बादशाह ने रूढ़िवादी और धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों को दिखाया कि भाषा एक प्राकृतिक प्रक्रिया, जुबान एक कुदरत नहीं है, अपितु यह एक सीखने का सांसारिक तरीका है। अपने तर्क को सिद्ध करने के लिए उसने व्यवहारिक प्रयोग द्वारा नवजात शिशुओं को सर्वथा एकांत स्थान, जो गूंग महल के नाम से भी जाना जाता है, में रखा। तो यह था शासक कौन था? अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर के काल में चेला क्या था अकबर के काल में? तो यह था दासों का दस्ता। दासों के दस्ते को चेला कहा गया। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में अकबर की महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में अकबर की महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? कंधार। कंधार में ईरान के गवर्नर मुजफ्फर हुसैन मिर्जा ने स्वेच्छा से 1595 में कंधार का किला मुगल सूबेदार शाहबेग को सौंप दिया। मुजफ्फर हुसैन मिर्जा को 5000 का मनसब दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से अकबर ने किस राजपूत शासक को सर्वोच्च मनसब प्रदान किया? निम्नलिखित में से अकबर ने किस राजपूत शासक को सर्वोच्च मनसब प्रदान किया था? आमेर के मानसिंह को। आमेर के कछुआ मानसिंह को मानसिंह ने अकबर के आमेर के कछुआ वंश के शासक मानसिंह को 7000 का मनसब प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजपूतों के साथ मेल मिलाप की नीति अपनाने के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? अकबर के राजपूतों के साथ मेल मिलाप की नीति अपनाने के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यह था मुगल साम्राज्य को शक्तिशाली बनाना। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर की निम्नलिखित विजयों का सही क्रम क्या है? अकबर की निम्नलिखित विजयों का सही क्रम क्या है? तो इसमें सबसे पहले नंबर पर है चित्तौड़ विजय। चित्तौड़ की जो विजय की थी, यह की थी 1568 में चित्तौड़ के शासक उदय सिंह के समय।
दूसरा रणथंबोर की विजय की थी 1569 में। तीसरे नंबर पर है मेड़ता की विजय यह पहले कर ली थी 1562 में, और गुजरात की विजय 1572 के अंदर। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आएगा मेड़ता की विजय, फिर चित्तौड़ विजय, तीसरे नंबर पर रणथंबोर विजय और चौथे नंबर पर गुजरात विजय। 3, 1, 2 और 4 बे नंबर ऑप्शन। मेड़ता, चित्तौड़, रणथंबोर और गुजरात, ये इसका विजय का क्रम रहा था। आमेर 1562 में कछावा शासक भारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार की। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह से लौटते समय इसी वर्ष भारमल की पुत्री हरकाबाई से विवाह किया, जो मरियम उजमानी के नाम से प्रसिद्ध हुई और सलीम जहांगीर को जन्म दिया। भारमल को 5000 का मनसब, अमीर उल उमरा व राजा की उपाधि दी गई। मेड़ता 1562 में अकबर द्वारा भेजे गए सरफुद्दीन ने जोधपुर के राव मालदेव के जागीरदार जयमल राठौर से मेड़ता छीना। जयमल राठौर मेवाड़ के राणा उदय सिंह की शरण में चला गया। गढ़-कंटका गोंडवाना राज्य में गढ़, चौरागढ़ व कंटका दो प्रमुख क्षेत्र थे। 1564 में आसफ खान ने रानी दुर्गावती को संग्राम सिंह की विधवा व महोबा के सालीवान चंदेल की पुत्री दुर्गावती को नरहई व चौरागढ़ में पराजित कर राजधानी चौरागढ़ पर नियंत्रण स्थापित किया था। मेवाड़ राजा उदय सिंह ने मालवा के बाज बहादुर व अन्य विद्रोहियों को शरण दे रखी थी। 1567 में अकबर के मेवाड़ आक्रमण के समय जयमल, फतेह, कला राठौड़ मारे गए। चित्तौड़ का तृतीय साका व जौहर हुआ। 1568 में किले पर अकबर का अधिकार हो गया। अकबर ने दुर्ग का दायित्व आसफ खां को सौंपा। राणा उदय सिंह, जो किले की चाबी जयमल व फतेह को सौंप कर चला गया था, ने उदयपुर को 1559 में नई राजधानी बनाया। 1572 में उदय सिंह की गोगुंदा में मृत्यु हो गई और वहीं उसकी छतरी बनाई गई। रणथंभौर अकबर व भगवान दास भारमल का पुत्र ने रणथंभौर पर आक्रमण किया। हाड़ा सुरजन राय ने अकबर की अधीनता स्वीकार की व किले का नियंत्रण अकबर को सौंप दिया। सुरजन को गढ़कंटका का किलेदार बनाया गया। कालिंजर उत्तर प्रदेश के बांदा स्थित कालिंजर का मजनू खां काकशाह के नेतृत्व में 1569 में नियंत्रण स्थापित किया। यह किला रीवा के राजा रामचंद्र के अधीन था। गुजरात 1572 में अकबर ने पहला गुजरात अभियान किया। मुजफ्फर शाह तृतीय ने आत्मसमर्पण कर दिया। अजीत कोका को उत्तरी गुजरात व इतिमाद खां, जो मुजफ्फर शाह तृतीय का संरक्षक था, को दक्षिणी गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया। 1572 में सरनाल के युद्ध में विद्रोही इब्राहिम के नेतृत्व वाले मिर्जा को परास्त किया। अकबर ने भगवान दास को एक निशान व नकारा प्रदान किया। 1573 में सूरत का अधिकार कर लिया। वे अजीत कोका को गुजरात का प्रभार सौंप दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर के मालवा पर आक्रमण को किसने यह कहकर उचित ठहराया? अकबर के मालवा पर आक्रमण को किसने यह कहकर उचित ठहराया कि बाज बहादुर ने स्वयं को अनैतिक व कुत्सित कार्यों में लिप्त कर रखा है? निजामुद्दीन अहमद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य, पूर्व और पश्चिमी एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की और एक महत्वपूर्ण कदम था। आरपी त्रिपाठी का उपरोक्त कथन किस बादशाह के संबंध में? अकबर के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1584 के सरखेज के युद्ध के बाद 1584 के सरखेज के युद्ध के बाद किस क्षेत्र के शासक को बंदी बना लिया गया था? 1584 के सरखेज के युद्ध के बाद किस शासक को बंदी बना लिया गया था? गुजरात के शासक को। 1584 के सरखेज के युद्ध में अब्दुल रहीम के नेतृत्व वाली मुगल सेना ने गुजरात के मुजफ्फर शाह तृतीय को पराजित कर बंदी बना लिया गया। कुछ वर्ष बाद उसने आत्महत्या कर ली। इससे पूर्व अकबर ने 1572 में पहला गुजरात अभियान किया। 1583 में विद्रोह के बाद दूसरा गुजरात अभियान किया, जिसमें जिसमें अकबर 11 दिन में गुजरात पहुंच गया और हुसैन मिर्जा व इख्तियार उल मुल्क को पराजित किया। स्मिथ ने दूसरे आक्रमण को सबसे द्रुत गति का अभियान कहा। मिर्जा अजीज कोका को पुनः गुजरात की सूबेदारी दी गई। 1583 में मुजफ्फर शाह तृतीय के विद्रोह को दबाने के लिए अब्दुल रहीम को भेजा गया।
1584 में सरखेज का युद्ध व राजपीपला का युद्ध हुआ, जिसमें विजय की खुशी में अकबर ने अब्दुल रहीम को खान खाना की उपाधि दी। गुजरात में ही टोडरमल ने अपना प्रथम भूमि बंदोबस्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महजर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? महजर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला कि बादशाह राज्य का आध्यात्मिक प्रमुख था। बादशाह जो राज्य का आध्यात्मिक प्रमुख होता था, उलेमा राज्य का आध्यात्मिक प्रमुख था। तो राज्य का आध्यात्मिक प्रमुख उलेमा नहीं था, बल्कि उलेमा से जो उच्च स्तर पर था वह था बादशाह। बादशाह की स्थिति जो उलेमा से ऊपर होती थी, राज्य का आध्यात्मिक प्रमुख बादशाह होता था। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका गलत है। तीसरा, बादशाह उलेमा से ऊपर था, बादशाह शरीयत में बदलाव कर सकता था। तो ए, से और द सही है, बे नंबर इसका गलत होगा। महजर के अनुसार आध्यात्मिक प्रमुख के रूप में बादशाह की स्थिति उलेमा से ऊपर है। निजामुद्दीन अहमद की तबकात अकबरी और बदायूनी की मुतखा उतवारिक में महजर का पूरा पाठ मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खानवा के युद्ध में निम्नलिखित में से कौन से अफगान कुलीन राणा सांगा की तरफ से युद्ध में शामिल हुए थे? खानवा के युद्ध में कौन से अफगान कुलीन है जो राणा सांगा की तरफ से युद्ध में शामिल हुए थे? तो हसन खां मेवाती और महमूद लोधी। 1 और 3, से नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सुधार अकबर द्वारा नहीं किया गया? निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सुधार अकबर द्वारा नहीं किया गया था? तो विधवा विवाह को वैधता प्रदान की गई थी। विवाह का पंजीकरण शुरू किया गया। खतना करने की आयु सीमा 12 वर्ष की गई। सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध। तो सती प्रथा पर प्रतिबंध नहीं लगा पाए थे, हालांकि इसका प्रयास अवश्य किया था। तो ए, बे और से सही है, द इसका गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुलबदन बेगम ने मक्का जाने वाले एक हज शिष्टमंडल का नेतृत्व किया। गुलबदन बेगम ने मक्का जाने वाले एक हज शिष्टमंडल का नेतृत्व किया और 1582 में वापस लौटने से पूर्व वहां 2.5 वर्षों तक रही। निम्नलिखित में से कौन सी शाही महिला इस शिष्टमंडल का हिस्सा नहीं थी? तो गुलनार आगा इसमें शामिल थी, सलीमा सुल्तान बेगम इसमें शामिल थी, उम कुलसुम खानम इसमें शामिल थी, हमीदा बानो बेगम इसमें शामिल नहीं थी। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंसेंट ए स्मिथ ने किस वर्ष को अकबर के लिए सर्वाधिक संकटपूर्ण समय माना था? कौन से वर्ष को सर्वाधिक संकटपूर्ण वर्ष में समय माना था? 1581 के वर्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर की निम्नलिखित विजयों का सही क्रम क्या है? अकबर की निम्नलिखित विजयों का सही क्रम क्या है? तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आएगी बंगाल विजय। बंगाल विजय जो 1576 ईस्वी के, बंगाल विजय 1576। बंगाल के पश्चात काबुल विजय, काबुल विजय जो 1581 की है। तीसरे नंबर पर इसमें आएगी सिंध विजय जो 1591 की है। और चौथे नंबर पर इसमें आएगी उड़ीसा विजय, उड़ीसा विजय जो उड़ीसा पर विजय की प्राप्त की थी 1592 में। तो 4, 2, 1 और 3, 4, 2, 1, 3, द नंबर ऑप्शन। बिहार व बंगाल विजय 1576। 1575 में मुनीम खां व अकबर के नेतृत्व वाली सेना ने तुकारोई के युद्ध में दाऊद खां को हराकर बिहार पर नियंत्रण स्थापित किया। 1576 में राजमहल के युद्ध में खान ए जहां हुसैन कुली खां व टोडरमल ने दाऊद खां को परास्त कर मौत के घाट उतार दिया। 1580 में बंगाल में हुए काकसाल के विद्रोह को टोडरमल व अजीज कोका ने दबा दिया था। पन- अ, काबुल काबुल 1581, काबुल 1581। वी ए स्मिथ के अनुसार 1581 का साल अकबर के लिए संकट का साल था। 1581 का काल है जो अकबर के लिए संकट का साल था। अकबर का सौतेला भाई मिर्जा मोहम्मद हाकिम जो अचानक मानचुचक बेगम का पुत्र था, अ, मिर्जा मोहम्मद हकीम जो मानचुचक बेगम का पुत्र था, ने विद्रोह कर दिया। वह स्वयं बादशाह बनना चाहता था। अकबर सेना सहित अगस्त 1581 में काबुल पहुंचा और मोहम्मद हकीम की बहन बख्तुनिसा बेगम को काबुल का सूबेदार, प्रथम मुस्लिम महिला सूबेदार, काबुल का सूबेदार नियुक्त किया।
अकबर ने मोहम्मद हकीम को हराकर माफ कर दिया। 1585 में उसकी मृत्यु के बाद मानसिंह को काबुल पर नियंत्रण के लिए भेजा गया, जो कि काबुल का पहला मुगल गवर्नर बना। कश्मीर विजय 1586 में 1586 में चाक वंश के यूसुफ खां व उसके बेटे याकूब को कासिम खां व भगवान दास के नेतृत्व वाली मुगल सेना ने परास्त किया। कश्मीर को काबुल सूबे का सरकार बना दिया गया। सिंध विजय 1591 ईस्वी 1590 में मुल्तान के सूबेदार बनाए गए अब्दुल रहीम खान खाना को मिर्जा जानी बेग के नियंत्रण वाले सिंध पर अधिकार करने के लिए भेजा गया। पराजय के उपरांत मिर्जा जानी बेग ने अधीनता स्वीकार कर ली और उसे 3000 का मनसब दिया गया। वह दीन ए इलाही का सदस्य बना। उड़ीसा विजय 1592 ईस्वी बिहार के सूबेदार मानसिंह ने निसार खां को परास्त कर उड़ीसा पर नियंत्रण स्थापित किया। उड़ीसा को बंगाल सूबे का एक सरकार बना दिया गया। 1595 में बलूचिस्तान व कंधार पर नियंत्रण स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1591 में अकबर ने किसे अपने दूत के रूप में खानदेश भेजा। 1591 में अकबर ने किसे अपने दूत के रूप में खानदेश भेजा था? फैजी को। ए नंबर ऑप्शन। फैजी खानदेश ख्वाजा अमीनुद्दीन को अहमदनगर, मोहम्मद रिजवी को बीजापुर, मीर मुनीर को गोलकुंडा को दक्षिण भेजा। केवल खानदेश के अली रजा खान ने 1596 में अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। 1597 में यह मुगलों की ओर से लड़ता हुआ मारा गया। उसके पुत्र मीरन बहादुर ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया, लेकिन अकबर ने 1601 में असीरगढ़ पर नियंत्रण कर लिया। अकबर ने असीरगढ़ पर अधिकार के लिए दुर्ग के अधिकारियों को अत्यधिक धन का प्रलोभन दिया। इसलिए कहा जाता है कि अकबर ने असीरगढ़ का दुर्ग सोने की कुंजियों से खोला था। असीरगढ़ की विजय अकबर की अंतिम विजय थी। खानदेश का नाम दानदेश कर दिया। इस विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बाज के अंकन वाला एक स्वर्ण सिक्का चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर का दक्षिणी अभियान किस राज्य के खिलाफ था? अकबर का पहला दक्षिणी अभियान है जो कौन से राज्य के खिलाफ था? अहमदनगर के खिलाफ। 1595 में मुराद व अब्दुल रहीम के नेतृत्व में मुगल सेना अहमदनगर अभियान पर भेजी गई, परंतु इन दोनों में मतभेद होने पर दानियाल व अबुल फजल को अहमदनगर भेजा गया। मुगल सेना ने सोनपत में अहमदनगर की सेना को परास्त किया। मुगलों ने वहां शाहपुर नामक नगर बसाया। अहमदनगर के शासक बुरहान उल मुल्क की मृत्यु के पश्चात उसकी बहन व बीजापुर की रानी चांद बीबी अपने भतीजे बहादुर निजाम शाह बुरहान उल मुल्क के पुत्र की सहायता के लिए अहमदनगर आ गई। चांद बीबी व मियां मंजू ने वहां अपने गुट बना रखे थे। इसी समय मुगलों ने यहाँ आक्रमण किया था। 1596 में युद्ध उपरांत दोनों पक्षों में संधि के बाद अहमदनगर का दुर्ग, बरार, दौलताबाद एवं बघाटपुर के इलाके मुगलों को मिले। वह अहमदनगर का मुगल साम्राज्य में विलय 1633 ईस्वी में शाहजहां के समय ही हो सका। दानियाल को अकबर ने गुजरात व मालवा के साथ दक्कन के 3 सूबों अहमदनगर, बरार व खानदेश की जिम्मेदारी सौंपी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीजापुर के किस सुल्तान ने अपनी पुत्री का विवाह दानियाल से कर दिया? बीजापुर के कौन से सुल्तान ने अपनी पुत्री का विवाह दानियाल से किया था? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? अकबर के संबंध में कौन कौन से कथन सत्य हैं? पहला कि सुबह की अपनी धार्मिक क्रियाओं को संपन्न करने के उपरांत वह अपने महल महल की पहली मंजिल की खिड़की से दर्शन देता था। सुबह की अपनी धार्मिक क्रियाओं को संपन्न करने के उपरांत वह अपने महल की पहली मंजिल की खिड़की से दर्शन देता था। सभी वर्गों के लोगों की एक बड़ी भीड़ उसके महल की दीवार के बाहर एकत्र होती थी और अपनी अर्जी शिकायतों बादशाह तक पहुंचा सकती थी। यह प्रथा झरोका दर्शन कहलाती थी। कुछ हिंदू तब तक कुछ खाते पीते नहीं थे जब तक वे बादशाह के दर्शन नहीं कर लेते थे। उन्हें दर्शनिया कहा जाता था। तो चारों ही ऑप्शन इसके राइट है। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कई मुगल कालीन इतिहासकारों ने हेमू को बकाल कहा है। मध्यकाल में बकाल कहा जाता है। बकाल किसे कहा जाता है? व्यापारियों को। ए नंबर ऑप्शन।
बकाल व्यापारी, विशेष तौर से खाने संबंधी सामान बेचने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू की पराजय का कारण नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा जो पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू की पराजय का कारण नहीं था? तो हेम पहला, हेमू में साहस का अभाव। तो हेमू में साहस का अभाव नहीं था। हेमू की वह बदनसीबी थी कि उस युद्ध के मैदान में उसकी आंख पर वो तीर लगा था। बाकी हेमू में साहस की कोई कमी नहीं थी। पहला ही ऑप्शन इसका गलत है। हेमू द्वारा तोपखाने की परवाह न करना, शस्त्रों से लैस प्रशिक्षित हाथियों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करना और अफगान सरदारों का असंतोष, ये तीनों कारण थे, लेकिन हेमू हेमू में साहस का कोई अभाव नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेमू की पराजय के बाद भी अफगान खतरा खत्म नहीं हुआ था। हेमू की पराजय के बाद भी अफगान खतरा खत्म नहीं हुआ था। इसके संबंध में किसका कथन है कि अफगानों ने दिमाग में अब भी राजद्रोह का धुआं उठ रहा है? तो यह कहा था अबुल फजल ने। अबुल फजल ने कहा कि अफगानों के दिमाग में अभी भी राजद्रोह का धुआं उठ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर ने बैरम खां के सामने तीन विकल्प रखे। तीन विकल्प कौन से थे? पहला था कालपी और चंदेरी की जागीर लेना, दूसरा बादशाह का खानगी सलाहकार बनना और तीसरा था हज के लिए मक्का प्रस्थान। बैरम खान ने कौन सा विकल्प चुना था? तो बैरम खान ने तीसरा विकल्प चुना था, हज के लिए मक्का प्रस्थान। 6 नंबर ऑप्शन। बैरम खान ने तीसरा विकल्प चुना और रवाना हो गया। पाटन के निकट एक अफगान युवक मुबारक खां, जिसका पिता मच्छीवाड़ा के युद्ध में मारा गया था, ने उसका कत्ल कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर की चचेरी बहन जिसके साथ बैरम खान ने विवाह किया था। अकबर की चचेरी बहन कौन थी जिसके साथ बैरम खान ने विवाह किया था? तो वह थी सलीमा सुल्तान बेगम। बैरम खान की मृत्यु के बाद अकबर ने अपने चचेरी बहन सलीमा से विवाह कर लिया और उसके पुत्र अब्दुल रहीम का पालन पोषण किया, जो आगे चलकर एक बड़ा अमीर बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है महामनगा। महामनगा का बेटा जिसे अकबर ने हाथ पैर बंधवाकर आगरा के किले से नीचे फेंकवा दिया था। महामंगा का वह बेटा कौन था जिसे अकबर ने हाथ पैर बंधवाकर हाथ पैर बंधवाकर आगरा के किले से नीचे फेंकवा दिया था? तो वह था आदम खां। मुनीम खां की जगह वकील बनाए गए शमसुद्दीन अतका खां की दीवान आम में आदम खां द्वारा हत्या किए जाने के कारण अकबर क्रोधित हुए और उसने आदम खां को आगरा के किले से नीचे फेंकवा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर के शासनकाल, हाँ, अकबर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अकबर के से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कि 1551 में हुमायूं ने अकबर को गजनी का सूबेदार बनाया। 1551 में हुमायूं ने अकबर को गजनी का सूबेदार बनाया, यह सही है। हिंदाल की बेटी रुकैया बेगम ने अकबर का विवाह हुआ। हिंदाल की बेटी रुकैया बेगम से अकबर का विवाह हुआ 1555 में। 1555 में अकबर को पंजाब का सूबेदार बनाया गया। हुमायूं ने बैरम खां को अकबर का प्रथम संरक्षक नियुक्त किया था। तो हुमायूं ने जो अ, अकबर का प्रथम संरक्षक नियुक्त किया था, यह बैरम खां को नहीं बल्कि मुनीम खां को किया था। इसके पश्चात 1555 में जब हुमायूं बादशाह बना, इसके पश्चात अकबर को जब पंजाब की सूबेदारी दी गई, उस समय जो बैरम खां को संरक्षक बनाया था, तो प्रथम संरक्षक बैरम खां नहीं था बल्कि प्रथम संरक्षक मुनीम खां था। 2 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। 1551 में गजनी का सूबेदार बनाया। इसी वर्ष रुकैया बेगम से विवाह हुआ। 1554 में मुनीम खां को अकबर का संरक्षक नियुक्त किया। 1555 में पुणे बादशाह बनने के बाद अकबर को पंजाब की सूबेदारी दी और मुनीम खां के स्थान पर बैरम खां को संरक्षक नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर है जो विचार कीजिए। पहला है कि हेमू आदिल शाह सूर का सेनापति था। हेमू जो आदिल शाह सूर का सेनापति था। 1556 में हेमू ने तुगलकाबाद की लड़ाई में तारदी बेग को परास्त किया था। तीसरा कि हेमू ने 1556 में अकबर के संरक्षक बैरम खान ने पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेमू की हार हुई। 1556 में अकबर के संरक्षक बैरम खान से पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेमू की हार हुई थी। तो तीसरा ऑप्शन भी सही है। और चौथा ऑप्शन है कि आंख में तीर लगने से घायल हुए हेमू को बैरम खान ने मार डाला था। तो इसके चारों ही ऑप्शन सही होंगे। 2 नंबर ऑप्शन।
हेमू की पराजय एक दुर्घटना थी। हेमू की पराजय एक दुर्घटना और अकबर की विजय एक दैवीय संयोग थी। यह कथन किसका है? आरपी त्रिपाठी का। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्दुल लतीफ को अकबर का शिक्षक किसने नियुक्त किया था? अब बैरम खान ने। 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि दिल्ली पर अधिकार करने के बाद हेमू ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। दिल्ली पर अधिकार करने के बाद हेमू ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला हेमू 14वां तथा अंतिम शासक था। तो दोनों ही ऑप्शन इसके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर द्वारा महाराणा प्रताप के पास भेजे गए दूत मंडलों का सही क्रम क्या है? अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप के पास भेजे गए दूत मंडलों का सही क्रम क्या है? तो इसमें आएगा, सबसे पहले भेजा गया था जलाल खां कोरची को। जलाल खां कोरची को नवंबर 1572 में भेजा गया। उसके पश्चात मानसिंह गया था जून 1573 में। फिर भगवंत दास जून 1573 में। और उसके पश्चात टोडरमल जो नवंबर 1573 में। तो बे नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी के युद्ध के समय निम्नलिखित में से कौन सा हाथी मुगल सेना का नहीं था? हल्दी घाटी के युद्ध के समय निम्नलिखित में से कौन सा हाथी मुगल सेना का नहीं था? गजमुक्ता, गजराज और रणसमंद्र, ये तीनों हाथी मुगल सेना के थे। रामप्रसाद हाथी जो महाराणा प्रताप की सेना का था। रामप्रसाद और लूणा प्रताप की सेना के हाथी थे। युद्ध के बाद अकबर ने राणा के प्रिय हाथी रामप्रसाद को अपने कब्जे में करके उसका नाम पीर प्रसाद कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बदायूंनी के अनुसार अकबर ने चिल्ला ए माकूस की कला किससे सीखी? बदायूंनी के अनुसार अकबर ने चिल्ला ए माकूस की कला किससे सीखी थी? शेख चाय लड्ढा से। ए नंबर ऑप्शन। चिल्ला ए माकूस में उल्टा लटके रहना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसका कथन है कि अकबर पोप और राजा दोनों बन गया? किसका कथन है कि अकबर पोप और राजा दोनों बन गया? वुलजिले हेग। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बार अकबर झेलम के तट पर भेरा के निकट शिकार करने गया था। एक बार अकबर झेलम के तट पर भेरा के निकट शिकार करने गया था। यह स्थान बाद में मक्का ए खुर्द, छोटा मक्का के नाम से क्यों प्रसिद्ध हुआ था? क्योंकि अकबर को इस स्थान पर आध्यात्मिक अनुभव हुआ था। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके नेतृत्व में भेजे गए दूत मंडल के समय महाराणा प्रताप ने अकबर के भेजे गए खिल्लत को धारण किया और राणा का बेटा अमर सिंह दूत के साथ मुगलों की राजधानी गया था? भगवंत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस इतिहासकार का मत है कि इबादत खाने ने अकबर को यश के बदले अपयश ही दिया? कौन से इतिहासकार ने कहा कि इबादत खाने ने अकबर को यश के बदले अपयश ही मिला था? आरपी त्रिपाठी के अनुसार। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर के काल की निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? अकबर के काल की निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? सबसे पहले युद्ध बंदियों को दास बनाने पर पाबंदी। युद्ध बंदियों को दास बनाने की जो पाबंदी यह 1562 की है। विधवा पुनर्विवाह। विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप से प्रदान किया था। यह सती प्रथा पर रोक लगाने के बाद लगभग 1585-86 के अंदर किया गया था। जजिया कर की समाप्ति 1564 ईस्वी में और तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति जो 1563 ईस्वी में। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आएगा युद्ध बंदियों को दास बनाने पर पाबंदी, 1 नंबर। फिर तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, 4 नंबर। फिर जजिया कर की समाप्ति, तीसरा ऑप्शन। और सबसे अंत में आएगा विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप, 1, 4, 3 और 2, द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तौहीद ए इलाही के संबंध में किसका कथन है कि यह अकबर की मूर्खता का स्मारक था, उसकी बुद्धिमत्ता का नहीं? तौहीद ए इलाही के बारे में किसका कथन है कि यह अकबर की मूर्खता का स्मारक था, उसकी बुद्धिमत्ता का नहीं? तो यह कहा था स्मिथ ने। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर का वह शिक्षक जो इतना उदार था कि उसको फारस में सुन्नी और भारत में शिया समझा जाता था।
अकबर का वह शिक्षक जो इतना उदार था, उसको फारस में सुन्नी और भारत में शिया समझा जाता था। अब्दुल ए नंबर ऑप्शन अब्दुल लतीफ के संबंध में अबुल फजल लिखता है कि दोनों संप्रदायों शिया और सुन्नी के कट्टर धर्मगुरु उसकी उदारता की निंदा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस इतिहासकार का कथन है कि देशभक्ति ही प्रताप का सबसे बड़ा अपराध था। देशभक्ति ही प्रताप का सबसे बड़ा अपराध था, यह कहा था वी ए स्मिथ ने। बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है तौहीद इलाही के संबंध में। तौहीद इलाही के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। तौहीद इलाही से संबंधित कौन से कथन सही है। पहला कि अकबर के द्वारा तौहीद इलाही की स्थापना 1582 में की गई। अकबर के द्वारा तौहीद इलाही की स्थापना 1582 में की गई। आईन अकबरी के अनुसार इसमें प्रथम श्रेणी के या प्रतिष्ठित 18 सदस्य थे। प्रतिष्ठित सदस्यों में से एकमात्र हिंदू सदस्य बिरबल था। मानसिंह और भगवंत दास ने इसका सदस्य बनने से इनकार कर दिया था। तो चारों ही ऑप्शन इसके राइट होंगे। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वार को रात में अकबर की अध्यक्षता में इबादत खाने में चर्चा ही होती थी। इबादत खाने में अकबर की अध्यक्षता में चर्चा कौन से वार को होती थी। तो यह होती थी गुरुवार के दिन, गुरुवार की रात्रि को। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बदायूं के अनुसार दीन ए इलाही में प्रवेश के लिए आचार संबंधी कितनी चीजों को अर्पित करना पड़ता था। बदायूं के अनुसार दीन ए इलाही में प्रवेश के लिए आचार संबंधी कितनी चीजों को अर्पित करना पड़ता था। चार, संपत्ति, जीवन, सम्मान और धर्म। चार गाना ए इखलास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह रूढ़िवादी धर्मगुरु जिसके जूते अकबर ने उठाए थे। वह रूढ़िवादी धर्मगुरु जिसके जूते अकबर ने उठाए थे और एक बार अकबर द्वारा केसरिया अंगरखा पहनने पर उसने अकबर पर डंडा चला दिया था। तो वह था शेख अब्दुल नबी। से नंबर ऑप्शन। वजीर मुजफ्फर खान की सिफारिश पर अकबर ने अब्दुल नबी को सदर उस सुदूर नियुक्त किया था। अब्दुल नबी बहुत रूढ़िवादी था। वह समा की हिमायत करने के कारण अपने पिता शेख अब्दुल कुदुस का विरोध भी करता था। जिसने भी अंगूठी धारण कर रखी हो या रेशमी कपड़े, गुलाबी या केसरिया अंगरखा पहन रखा हो, उसे वह अपनी धार्मिक तकरीरों में शामिल नहीं करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर के काल में पहला विद्रोह किसने किया। अकबर के काल में पहला विद्रोह किसने किया था। मालवा के गवर्नर अब्दुल्ला खां उज्बेक ने। मालवा के गवर्नर अब्दुल्ला खां उज्बेक ने जो अकबर के काल का पहला विद्रोह किया था। बे नंबर ऑप्शन। 1564 में अब्दुल्ला खां उज्बेक के विद्रोह को दबाने के लिए अकबर स्वयं गया। वह अब्दुल्ला को पराजित किया। अकबर ने कारा बहादुर खान को मालवा का गवर्नर नियुक्त किया। इससे पूर्व भी 1560 में जौनपुर के सूबेदार खान जमान उज्बेक ने शेरशाह को पराजित कर लूट की सामग्री में हेरफेर का प्रयास किया। अकबर की कार्रवाई से घबराकर उसने माफी मांग ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस आधुनिक इतिहासकार ने अकबर प्रताप के संघर्ष को क्षेत्रीय स्वतंत्रता का संघर्ष कहा। किस आधुनिक इतिहासकार ने अकबर प्रताप के संघर्ष को क्षेत्रीय स्वतंत्रता का संघर्ष कहा था। सतीश चंद्र ने। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से इबादत खाने के संबंध में कौन से कथन सही नहीं है। निम्नलिखित में से इबादत खाने के संबंध में कौन से कथन सही नहीं है। पहला कि इसकी स्थापना 1575 में फतेहपुर सीकरी में हुई थी। तो यह सही है। इबादत खाने में हुई चर्चा में बौद्ध भिक्षुओं ने भी भाग लिया था। तो इबादत खाने की चर्चा में बौद्ध भिक्षुओं के बौद्ध धर्म के अलावा हिंदू धर्म, जैन, पारसी, ईसाई, मुस्लिम सब ने भाग लिया था, लेकिन बौद्ध भिक्षुओं ने कभी भाग नहीं लिया था। दो नंबर ऑप्शन इसका गलत है। 1581 में इसे आंशिक रूप से बंद किया और 1582 में इसे पूर्णतः बंद कर दिया। से और दे भी सही है। तो बे नंबर ऑप्शन इसका सही नहीं है। हिंदू, जैन, पारसी, ईसाई, मुस्लिम सब ने भाग लिया, लेकिन बौद्ध भिक्षुओं ने कभी भी भाग नहीं लिया। स्मिथ का कहना है कि अकबर कभी बौद्ध प्रभाव में नहीं रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वे दो रूढ़िवादी धर्मगुरु जिन्हें 1579 में अकबर ने मक्का निर्वासित किया था। अकबर ने मक्का निर्वासित किया, वे कौन दो रूढ़िवादी धर्मगुरु थे।
वह थे अब्दुलनवी और अब्दुल्ला सुल्तानपुरी। ए नंबर ऑप्शन। ये दोनों अकबर के खिलाफ विद्रोह की खबर सुनकर 1582 में अब वापस भी आ गए थे, लेकिन तब तक विद्रोह दबाया जा चुका था। अब्दुल्ला सुल्तानपुरी कुछ समय पश्चात अहमदाबाद में चल बसा। अब्दुल नबी को टोडरमल के हवाले कर दिया। एक दिन भीड़ ने कैद खाने में घुसकर उसका गला दबा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अबुल फजल द्वारा तौहीद इलाही के कितने सिद्धांतों की व्याख्या की गई। अबुल फजल के द्वारा तौहीद इलाही की कितने सिद्धांतों की व्याख्या की गई। 12 सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर की अंतिम विजय थी। अकबर की अंतिम विजय कौन सी थी। तो अकबर की अंतिम विजय थी असीरगढ़। असीरगढ़ विजय जो 1601 के अंदर की गई थी। अहमदनगर विजय जो 1596 की है। काबुल विजय 1581 की है। और खानदेश की विजय 1596 की है। तो असीरगढ़ की विजय जो 1601 की है अकबर के काल की अंतिम विजय है। असीरगढ़ के दुर्ग को दक्कन का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। यह दक्कन का सबसे शक्तिशाली दुर्ग था। इसके बारे में सिंध के पूर्व शासक मिर्जा जानी बेग ने कहा था कि उसके पास यदि असीरगढ़ जैसा दुर्ग होता तो 100 साल तक सिंध की रक्षा करता। इतिहासकार फेजी सर हिंदी जो युद्ध के समय वहां उपस्थित था किले के बारे में लिखता है कि यह किला विश्व का एक आश्चर्य है और जिसने इसे देखा नहीं उसे इसके बारे में कुछ भी बताना असंभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सिंध को मुगल साम्राज्य में मिलाने का श्रेय किसे है। निम्नलिखित में से सिंध को मुगल साम्राज्य में मिलाने का श्रेय किसे है। अब्दुल रहीम खान खाना को। 1591 में सिंध के शासक मिर्जा जानी बेग अरगुन पर आक्रमण के लिए अब्दुल रहीम खान खाना को भेजा गया था। 1595 में कंधार विजय के लिए भी खान खाना के नेतृत्व में ही सेना भेजी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैरम खान द्वारा सदर उस सुदूर के पद पर किसे नियुक्त किया गया। बैरम खान के द्वारा सदर उस सुदूर के पद पर किसे नियुक्त किया गया था। शेख गदाई को। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इबादत खाना में हुई चर्चाओं में दस्तूर मेहरजी राणा ने किस धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। इबादत खाने में हुई चर्चाओं में दस्तूर मेहरजी राणा ने कौन से धर्म की का प्रतिनिधित्व किया था। पारसी धर्म का। सी नंबर ऑप्शन। पारसी धर्म का प्रतिनिधित्व दस्तूर मेहरजी राणा ने। हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व पुरुषोत्तम और देवी पंडित ने। जैन धर्म का हरिविजय सूरी, जिनचंद्र सूरी, विजय सेन सूरी और भानुचंद्र उपाध्याय और शांति चंद्र ने। ईसाई धर्म का प्रतिनिधित्व किया था रूडोल्फ एकोविवा ने, एंटोनी मोन्सेरेट ने और एनरिक वेज ने जो गोवा के पुर्तगाली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर द्वारा जारी महजर का प्रारूप किसने तैयार किया। अकबर के द्वारा जारी महजर का प्रारूप किसने तैयार किया था। शेख मुबारक ने। शेख मुबारक यह अबुल फजल और फैजी का पिता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर द्वारा खुतबा पढ़े जाने और महजर की घोषणा एक ही वर्ष में हुई। यह कौन सा वर्ष था। 1579। 22 से 26 जून 1579 को फैजी द्वारा रचित खुतबा फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद में पढ़ा गया। 2 सितंबर 1579 को महजर घोषणा पत्र जारी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंदायूं ने अपने विवरणों में प्रताप को किस नाम से संबोधित करता है। कीका। बचपन में भील लोग प्यार से प्रताप को कीका यानी छोटा लड़का कहते थे। बदायूं ने अपने विवरण में यही नाम लिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर ने हल्दी घाटी के युद्ध की व्यूह रचना कहाँ की थी। अकबर ने हल्दी घाटी के युद्ध की व्यूह रचना कहाँ की थी। मैगजीन दुर्ग अजमेर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर के निम्न स्थानों पर किए गए अभियानों का सही क्रम क्या है। अकबर के अभियानों का सही क्रम क्या है। तो सिंध सिंध का अभियान किया था 1591 में। कंधार कंधार का अभियान किया था 1595 में। कश्मीर का अभियान 1586 में और काबुल का अभियान 1581 में। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर काबुल आएगा 1581। दूसरे नंबर पर कश्मीर 1586। तीसरे नंबर पर इसमें आएगा सबसे पहले काबुल, काबुल के पश्चात कश्मीर, दूसरे नंबर पर कश्मीर, तीसरे नंबर पर इसमें आएगा सिंध, सिंध जो एक नंबर है और चौथे नंबर पर इसमें आएगा कंधार।
कंधार जो है 2 नंबर है। तो 4, 3, 1 और 2। 4, 3, 1 और 2 ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक की राजपूत नीति को गाजर व छड़ी सिद्धांत पर आधारित माना गया? कौन से शासक की राजपूत नीति को गाजर व छड़ी सिद्धांत पर आधारित माना गया? अकबर ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1596 में मुगलों से डटकर मुकाबला करने वाली चांद बीबी का संबंध किस राज्य से था? 1596 में मुगलों से डटकर मुकाबला करने वाली चांद बीबी का संबंध किस राज्य से था? अहमदनगर बे नंबर ऑप्शन। 1595 में अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में एक सैन्य दल अहमदनगर पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। गुजरात से मुराद को भी उसके साथ जाने के लिए आदेश दिया गया। दिसंबर 1595 में मुगल सेना ने अहमदनगर को घेर लिया, लेकिन चांद बीबी ने असाधारण शौर्य और कूटनीति का परिचय दिया। लगभग 4 माह के मुगल घेरे के बाद मार्च 1596 में वे संधि के लिए राजी हो गई। इसके तहत बरार मुगलों को दे दिया गया और शिशु बहादुर निजाम शाह को चांद बीबी के संरक्षण में अहमदनगर का शासक मान लिया गया, लेकिन यह संधि कुछ समय ही कायम रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर के सैन्य अभियानों का सही क्रम क्या है? अकबर के सैन्य अभियानों का सही क्रम क्या है? तो इसमें सबसे पहले मेवाड़ अभियान है। मेवाड़ अभियान 1567-68 का, गुजरात अभियान 1572-73 का, बिहार और बंगाल अभियान है जो 1574 से 76 के मध्य, और रणथंबोर विजय जो 1569। तो इसमें सबसे पहले मेवाड़ विजय, फिर रणथंबोर अभियान के पश्चात गुजरात विजय, और सबसे अंत में बिहार और बंगाल अभियान जो 1574-76 का है। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1586 में यूसुफजैयों के विद्रोह को दबाने गए अकबर के किस नवरत्न की मृत्यु हो गई? 1586 में यूसुफजैयों के विद्रोह को दबाने गए अकबर के कौन से नवरत्न की मृत्यु हो गई थी? अब बिरबल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर भारतीय अभियानों में अकबर का अंतिम सैन्य अभियान कौन सा था? उत्तर भारतीय अभियानों में अकबर का अंतिम सैन्य अभियान कौन सा था? कंधार सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण का वह पहला राज्य है जिसने बिना युद्ध अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। दक्षिण का वह पहला राज्य है जिसने बिना युद्ध अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। खान देश के अली रजा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदय सिंह द्वारा चित्तौड़ दुर्ग से पलायन कर आलोचना करते हुए किसने कहा कि राजपूतों को अपने इतिहास में से उदय सिंह का नाम हटा देना चाहिए? तो यह कहा था कर्नल टोड ने। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान जो कर्नल टोड की पुस्तक थी उसके अंदर यह कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक दूत के रूप में मेवाड़ के राणा उदय सिंह के दरबार में नहीं गए थे? कौन एक दूत के रूप में उदय सिंह के दरबार में नहीं गए थे? तो भारमल गए थे। जलाल खा औरंगजेब जो महाराणा प्रताप के दरबार में गए थे, उदय सिंह के दरबार में नहीं। तो पहला ही ऑप्शन है जो इसका आंसर होगा। भारमल गए थे। भारमल के बाद टोडरमल और भगवंत दास गए थे। अकबर ने मुगल मेवाड़ संधि हेतु उदय सिंह के पास 2 दूत मंडल भेजे। सर्वप्रथम राजा भारमल को और तत्पश्चात टोडरमल व भगवान दास को उदय सिंह के पास भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर द्वारा दी गई उपाधियों और विद्वानों के नामों को सुमेलित कीजिए। अकबर द्वारा दी गई उपाधि और विद्वानों के नाम। हीर विजय सूरी। हीर विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी गई। दूसरे नंबर पर है भानुचंद्र। भानुचंद्र को उपाध्याय की उपाधि दी गई। तीसरे नंबर पर है विजय सेन सूरी। विजय सेन सूरी को काली सरस्वती की उपाधि दी। और चौथे नंबर पर है जिनचंद्र सूरी। जिनचंद्र सूरी को है जो युग प्रधान की उपाधि दी गई। सी, डी, ए और बी ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अबुल फजल की मृत्यु का मुख्य षड्यंत्रकर्ता था। अबुल फजल की मृत्यु का मुख्य षड्यंत्रकर्ता कौन था? तो यह था सलीम, शहजादा सलीम जहांगीर ने ओरछा राजघराने के वीर सिंह बुंदेला के द्वारा 1602 में अबुल फजल की हत्या करवा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए। आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और वह दूसरा विवाह तभी कर सकता है जब पहली बंध्या हो। किसका आदेश था? अकबर का।
अकबर ने 1587 में विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप दिया। अकबर ने बहुपत्नी प्रथा को अस्वीकृत कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर ने किस राजपूत घराने में से सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध स्थापित किए? कौन से राजपूत घराने से अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? आमेर के कछवा से। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? रोल्फ फिंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो यह बनवाया था हाजी बेगम ने। अकबर के काल में हुमायूं की बीबी हाजी बेगम ने दिल्ली में हुमायूं के मकबरे का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल बादशाह के खिलाफ जौनपुर से फतवा जारी हुआ? कौन से मुगल बादशाह के खिलाफ जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? तो यह जारी हुआ था अकबर के खिलाफ। अकबर, छह नंबर ऑप्शन। बादशाह एक मुस्लिम नहीं रह गया है, लोगों को उसके खिलाफ खड़े होना चाहिए। जौनपुर के काजी मुल्ला यजीदी ने 1580 में फतवा जारी करते हुए कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस फैसले से अकबर यह प्रदर्शित करना चाहता था? निम्नलिखित में से किस फैसले से अकबर यह प्रदर्शित करना चाहता था कि धर्म एक व्यक्तिगत आस्था की विषय वस्तु है? तौहीद इलाही की शुरुआत से। तौहीद ए इलाही या दीन ए इलाही के माध्यम से अकबर ने यह प्रदर्शित करना चाहा कि धर्म व्यक्तिगत आस्था का विषय है। उसने इसके प्रचार के लिए किसी प्रकार का दबाव या जबरदस्ती नहीं की। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में 22 से 26 जून 1569 को स्वयं खुतबा पढ़ा। वह खुतबा फैजी ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुर्तगाली सेनानायक पेड्रो तवारेज किसके काल में भारत आया था? पुर्तगाली सेनानायक पेड्रो तवारेज किसके काल में भारत आया था? अकबर के काल में। पेड्रो तवारेज पत्नी सहित फतेहपुर सीकरी आया था और अकबर से मुलाकात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने अपनी पुस्तक इंडिया एट द डेथ ऑफ अकबर निम्नलिखित में से किसने अपनी पुस्तक इंडिया एट द डेथ ऑफ अकबर में दास्ता के बारे में विस्तार पूर्वक लिखा है? मोरलैंड, बे नंबर ऑप्शन। अकबर ने 1562 ईस्वी में दास प्रथा पर रोक लगा दी। सल्तनत काल में फिरोज तुगलक के शासन में मजदूरों को निर्माण के उद्देश्य से प्रयुक्त किया गया। विलियम हैरिसन मोरलैंड, वी.एच. मोरलैंड की अन्य प्रसिद्ध पुस्तकें फ्रॉम अकबर टू औरंगजेब, द स्टडी इन इंडियन इकोनॉमिक हिस्ट्री, द एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुस्लिम इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर ने शासनकाल के कौन से वर्ष में मनसबदारी व्यवस्था में स्वार का पद जोड़ा था? अकबर ने शासनकाल अकबर ने शासनकाल के कौन से वर्ष में मनसबदारी व्यवस्था में स्वार का पद जोड़ा था? 40वें, द नंबर ऑप्शन। अकबर के नवरत्नों में कितने हिंदू परिवारों ने अकबर के नवरत्नों में कितने हिंदू परिवार में जन्मे थे? 4। बिरबल, टोडरमल जिसका मूल नाम अलटंडन था, मानसिंह और तानसेन। तानसेन ने बाद में इस्लाम ग्रहण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस महिला को अकबर ने काबुल के गवर्नर पद पर नियुक्त किया था? अकबर ने कौन सी महिला को काबुल के गवर्नर पद पर नियुक्त किया था? तो यह किया था बख्तू निसा को, बे नंबर ऑप्शन। अकबर ने अपनी बहन बख्तुनिसा को काबुल का गवर्नर बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी के इबादत खाना में गैर मुस्लिमों को प्रवेश किस वर्ष दिया? अकबर ने फतेहपुर सीकरी के इबादत खाना में गैर मुस्लिमों को प्रवेश किस वर्ष दिया था? 1578 में। 1578 में अन्य धर्म के लोग भी इसे खोल दिया गया तथा 1500 इसका जिसका निर्माण 1575 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम काल में दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला एकमात्र हिंदू सम्राट कौन था? हेमू। नवंबर 1556 में पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर ने हेमू को परास्त किया। उस समय युद्ध में उसकी स्थिति मजबूत थी, लेकिन एक तीर उसकी आंख में लगने से बाजी पलट गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अकबर के काल में मदरसों के पाठ्यक्रम को संशोधित किया? निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अकबर के काल में मदरसों के पाठ्यक्रम को संशोधित किया था? फतेहुल्लाह शिराजी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल काल में भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? मुगल काल में भारत आने वाला पहला अंग्रेज थॉमस स्टीफेंस। थॉमस स्टीफेंस 1579 ईस्वी में पश्चिमी भारत पहुंचा और 40 वर्ष तक गोवा में रहा। रोल्फ फिंच 1588 से 91 के बीच भारत रहा। वह अकबर के काल में फतेहपुर सीकरी भी गया और महारानी एलिजाबेथ का अकबर के नाम संबोधित पत्र दिया। अतः उत्तर भारत पहुंचने वाला पहला अंग्रेज यात्री रोल्फ फिंच था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज यात्री ने गुजरात में व्यापार के लिए अकबर से फरमान प्राप्त करने का प्रयास किया था? जॉन मेल्डन हॉल ने। 1599 से 1606 के समय दो बार अकबर के दरबार में पहुंचा। पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से पहले हेक्टर नामक जहाज से और दूसरी बार ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद। उसकी मृत्यु अजमेर में हुई। उसे आगरा में दफनाया गया। वह एलिजाबेथ का आधिकारिक राजदूत नहीं था। मुगल दरबार में पहला आधिकारिक अंग्रेज राजदूत टॉमस रो था, जो अपने गुरु पादरी एडवर्ड टेरी के साथ 1615 ईस्वी में लोयन नामक जहाज से भारत आया। वह जहांगीर से सबसे पहले अजमेर में मिला। ब्रिटिश यात्री थॉमस कोयट ने भी इस समय टॉमस रो के साथ था। थॉमस कोयट भी की 1617 ईस्वी में सूरत में मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने इस बात का पर्यवेक्षण किया कि जब अकबर मिर्जा हकीम के विद्रोह का दमन करने हेतु काबुल की तरफ गया, तो उसकी मां हमीदा बानो बेगम को दिल्ली सूबे की प्रभारी नियुक्त किया गया था। फादर एंथनी मॉन्सरेट। इतिहासकार स्मिथ ने 1581 का वर्ष अकबर का सबसे संकटमय वर्ष माना गया। हुमायूं की दूसरी पत्नी महाचूचक बेगम की संतान मिर्जा मोहम्मद हकीम काबुल का शासक था। काबुल अभियान का नेतृत्व शहजादा मुराद ने किया। अकबर के अभियान में फादर मॉन्सरेट भी उसके साथ था। मुगल सेना द्वारा मिर्जा हकीम को हराने के बाद अकबर ने उसे माफ कर दिया। अकबर ने मिर्जा हकीम की सगी बहन और अपनी सौतेली बहन बख्त उल निसा बेगम को काबुल का सूबेदार बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर के काल की निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? अकबर के काल की निम्नलिखित घटनाएं। सबसे पहला है चित्तौड़ का फतेहनामा जारी करना। चित्तौड़ का फतेहनामा जो चित्तौड़ विजय के पश्चात 1568 में जारी किया था, जिसमें चित्तौड़ के निर्दोष लोगों को, आम जनता को कत्ल करने का आदेश दिया था, जिसमें 30,000 जनता को मारा गया था। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 ईस्वी। जजिया कर की समाप्ति 1564 ईस्वी। और युद्ध बंदियों की पत्नियों, बच्चों और रिश्तेदारों को गुलाम बनाए जाने पर प्रतिबंध लगाया था 1562 ईस्वी में। तो इसमें सबसे पहले 4 नंबर आएगा, जो इनको गुलाम बनाने पर प्रतिबंध लगा था 1562 में। दूसरे नंबर पर तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563। तीसरे नंबर पर जजिया कर की समाप्ति 1564। और चौथे नंबर पर चित्तौड़ का फतेहनामा 1568। 4, 2, 3 और 1 द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन दीन ए इलाही का सदस्य नहीं था? निम्नलिखित में से कौन है जो दीन ए इलाही का सदस्य नहीं था? तो इसमें फैजी, बिरबल और अब्दुल सदस्य थे। मानसिंह इसका सदस्य नहीं था। मानसिंह और भगवत दास ने सदस्य बनने से इनकार कर दिया था। अबुल फजल, फैजी, शेख मुबारक, मिर्जा, अज्जानी बेग, जहांगीर, सुल्तान ख्वाज, बिरबल इसके प्रमुख सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने काजियों के काम से असंतुष्ट होने के कारण निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने काजियों के काम से असंतुष्ट होने के कारण प्रांत में न्यायिक अधिकारियों के रूप में मीर ए अदल की नियुक्ति की थी? अकबर ने। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन किन मुगल बादशाहों ने जजिया कर समाप्त किया था? जजिया कर समाप्त किसने किया था? तो जजिया कर जो समाप्त किया था यह अकबर ने किया था। अकबर ने जजिया कर समाप्त किया, उसके पश्चात औरंगजेब ने पुनः लगाया था और उसके पश्चात अंतिम रूप से समाप्त किया था जहांगीर शाह ने। तो अकबर और जहांगीर शाह ने जजिया कर को समाप्त किया था। 2 और 5 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार अवस्थित कीजिए। तो इसमें
सबसे पहले नंबर पर जो आएगा ये आएगा आमेर की सबसे पहले नंबर पर इसमें जो आएगा ये आएगा बैरम खां का पतन। बैरम खां का पतन 1560 ईस्वी में हुआ था। दूसरे नंबर पर आमेर की राजकुमारी से अकबर का विवाह। आमेर की राजकुमारी हरकाबाई से अकबर का विवाह 1562 ईस्वी। तीसरे नंबर पर इसमें आएगा उड़ीसा पर कर्रानी विजय। उड़ीसा की विजय 1592। और चौथे नंबर पर आएगा तुकारोय का युद्ध। तुकारोय का युद्ध। तो इसमें 3, 1, 4 और 2 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल सम्राट अकबर का पुत्र या पुत्री जो हिंदी में कविताएं लिखता था। मुगल सम्राट का पुत्र या पुत्री वो कौन था जो हिंदी में कविताएं लिखता था? तो यह अकबर का पुत्र था दानियाल। 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1586 से 98 ईस्वी के मध्य 1586 से 98 ईस्वी के मध्य आवश्यक व बाध्यकारी मामलों के लिए अकबर निम्नलिखित में से किस स्थान पर रहा था? लाहौर। 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर की राजपूत नीति के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है? कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो खिराज स्वरूप केंद्रीय शासन को कुछ धनराशि देते थे। तो पहला ही ऑप्शन गलत है। बाह्य नीति व युद्ध नीति केंद्रीय शासन को समर्पित कर दी। राज्य का शासक या उसका प्रतिनिधि केंद्र में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहे, अपने साम्राज्य का अविभाज्य अंग माने। ब से और द सही है। ए नंबर इसका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में मानसिंह ने निम्नलिखित में से किन शासकों को पराजित करके मुगल सत्ता की अधीनता स्वीकार कराई थी? बिहार में मानसिंह ने निम्नलिखित में से किन शासकों को पराजित करके मुगल सत्ता की अधीनता स्वीकार करवाई थी? तो पूरनमल और संग्राम सिंह को। द नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। तो यह था आज का 15वां नंबर चैप्टर अकबर का शासनकाल। इसके पश्चात कल की क्लास में हम पढ़ेंगे जहांगीर के शासनकाल के बारे में। तो मिलते हैं हम कल जहांगीर के शासनकाल से संबंधित प्रश्नोत्तरों के साथ। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।